जय हिंद बालकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आप लोग हमारे इन लेक्चर्स को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। लेकिन एक शिकायत है कि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं और ये पता नहीं चल रहा है कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, कोई क्वेरी है या नहीं क्वेरी है। तो आप उसको प्लीज़ कमेंट भी करें कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। चलिए, आज हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर्स पर आ रहे हैं, आपके नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। ऑर्गेनिक रीजन सीरीज में हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। हर चैप्टर में करीब करीब एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप LiLH4 को पढ़ते हैं, हर चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रो लेवल से लेकर के आपका बिल्कुल एडवांस लेवल तक इसको लेकर के जाएंगे। एक एक बात आप समझते हुए पढ़िएगा, सीखते हुए पढ़िएगा। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि जो मैंने ये व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अपनी बात को रखना शुरू करूँ। ठीक है जी, ले लिया। चलिए देखिए, जो LiLH4 है ये बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही वाइड रेंज का रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़ा ही कॉस्टली, बड़ा ही महंगा है। इसकी इफिशियंसी बड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके रिएक्शंस को शुरू करने से पहले इसके बारे में बेसिक पार्ट के रूप में हम 4 बातों पर डिस्कस करें। सबसे पहले 4 पॉइंट पर डिस्कस करें। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि जो LiLH4 है वो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। न्यूक्लियोफिलिक क्यों? नेगेटिव चार्ज है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? ये हाइड्राइड आयन देता है, हाइड्रोजन इसमें से निकलता है। और आप तो जानते हैं कि केमिस्ट्री में लाइन फेमस है कि अगर किसी स्पीसीज से हाइड्रोजन निकले या डिहाइड्रोजनेशन हो तो घटना ऑक्सीडेशन की कहलाती है, और वो स्पीसीज कैसे काम करती है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है और न्यूक्लियोफिलिक ऑरिजिन का है। ये हाइड्राइड आयन डोनर है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि एक मॉलिक्यूल LiLH4 का 4 हाइड्राइड आयन दे सकता है। फिलहाल पहली जो बात थी वो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी बात ये है कि ये वाइड रेंज पे जरूर काम करता है, लेकिन इसका जो कंफर्ट जोन है जिसमें ये यूज किया जाता है वो वर्क करता है पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स। पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्डेड एटम में 0 अगर नहीं है तो वो पोलर है। जैसे कार्बोनिल ग्रुप हो गया, जैसे कि कार्बोनिल हो गया, जैसे कि आपका साइनाइड हो गया, जैसे कि इमीन हो गया, जैसे कि नाइट्रोसो ग्रुप हो गया। तो ये सब पे बहुत अच्छा काम करता है और ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, साइनाइड आप देख ही रहे हैं, इमीन आप देख ही रहे हैं, नाइट्रोसो ग्रुप आप देख ही रहे हैं। तो इन सब जगहों पे देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात ये रही। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये वर्क नहीं करता। कहाँ वर्क नहीं करता? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो तो नॉन पोलर। आइसोलेटेड, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड का मतलब ये कि ये मल्टीपल बॉन्ड किसी बेंजीन रिंग या किसी अदर कॉन्जुगेट सिस्टम से न जुड़ा हुआ हो, यानी आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर ये दोनों सिचुएशन मिल रही है मल्टीपल बॉन्ड के केस में, नॉन पोलर, आइसोलेटेड, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा। इस बात को हम लोग इन 2 मॉलिक्यूल्स में समझ सकते हैं। ये दोनों ही बड़े फेमस मॉलिक्यूल हैं आपके सिलेबस में। पहला वाला जिसे आप क्रोटेन एल्डिहाइड कहते हैं, क्रोटेन एल्डिहाइड कहते हैं, और दूसरा वाला जिसे आप सिनेमल्डिहाइड कहते हैं। कॉमन नेम है क्रोटेन एल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। IUPAC अगर लिखोगे तो 1 2 3 4 नाम पड़ेगा इसका ब्यूटूइनल, और इसका नाम पड़ेगा 1 2 3 फिनाइल प्रो-2-इन-1-अल। चलेगा। फिलहाल क्रोटेन एल्डिहाइड और सिनेमल्डिहाइड की एक खास बात है कि क्रोटेन एल्डिहाइड में जो पाई बॉन्ड है, भाई ये तो रिड्यूस होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आपका रिड्यूस होगा ही, बोलो भाई। लेकिन अब ये जो मल्टीपल बॉन्ड देख रहे हो ये होगा और नहीं होगा, ये इस
बात पे डिपेंड करेगा कि आइसोलेटेड है कि नहीं है। यहाँ पर ये आइसोलेटेड है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, और यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है। तो जब ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, आइसोलेटेड है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, और कॉन्जुगेशन में अगर है, नॉन आइसोलेटेड है, तो रिड्यूस होगा। तो इस मॉलिक्यूल में दोनों ही ग्रुप, पोलर मल्टीपल बॉन्ड और नॉन पोलर कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, ये दोनों ही रिड्यूस किए गए। देखो दोनों ही अल्कोहल में, ये एक अल्कोहल में बदला गया तो ये एल्कीन में बदल दिया गया, या सैचुरेटेड पोर्शन में बदल दिया गया। वहीं पर यहाँ केवल कार्बोनिल वाला ग्रुप रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप रिड्यूस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है आपका, आइसोलेटेड है। और ये क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में। तो 4 बातें हैं LiLH4 के बारे में। शॉर्ट में इसको LH के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हाइड्राइड आयन डोनेट करता है, एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्राइड आयन देगा। दूसरा, ये इसका जो कंफर्ट जोन है वो पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाला है। तीसरा, ये जो नहीं काम करता है, नॉन पोलर आइसोलेटेड मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो उसमें काम नहीं करेगा, और 2 मॉलिक्यूल लेकर के मैंने इसको बता दिया। चौथी बात ये कि वर्सेटाइल है, लॉन्ग रेंज का रिड्यूसिंग एजेंट है, ढेर सारे कंपाउंड को ये रिड्यूस कर सकता है, इसीलिए मैंने वर्सेटाइल बोला है। रिड्यूस क्या आपका, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन सेम कंपाउंड। जैसे आप देखोगे कि एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, एस्टर भी है, एमाइड भी है, साइनाइड भी है, तो इन सबको रिड्यूस कर देगा ये, ठीक। इसी का एक और भी सिमिलर, मिलता जुलता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं, SBH के नाम से भी फेमस है, NaBH4 के नाम से फेमस है। लेकिन ये जो होता है ये शॉर्ट रेंज का है, ये स्पेसिफिक है, ये आप कह सकते हो कुछ एक कंपाउंड को रिड्यूस करता है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, बस इसके अलावा बाकी किसी को रिड्यूस नहीं कर। लेकिन ये बहुतों को रिड्यूस करता है आपका, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, साइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसोल, सबको रिड्यूस करता है ये। अब ये बड़ा कॉस्टली है, ये बड़ा सस्ता है। ये क्यों अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? इसका भी एक कारण है कि LiLH4 का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, अभी आगे बताएंगे आपको। एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। आप देख रहे हैं ये 3rd पीरियड का, ये 1st पीरियड का, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा एलिमेंट होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा तो ये बॉन्ड अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। नतीजा ये आसानी से क्या देगा आपका, हाइड्राइड आयन देगा। जबकि यही सोडियम बोरोहाइड्राइड में BH बॉन्ड पाया जाएगा, ये 2nd पीरियड का एलिमेंट है, ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, नतीजा ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो ये स्टेबल है। इसकी हाइड्राइड आयन देने की टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि LiLH4 में हाइड्राइड आयन देने की होती, यानी ये वीक हाइड्राइड आयन डोनर होगा। इसी वजह से केवल कुछ ही कंपाउंड पे काम कर पाएगा, बाकी पे काम नहीं कर पाएगा। चलो हम LiLH4 के स्ट्रक्चर को देखते हैं। LiLH4 के अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें लिथियम आयन और ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स एनायन होता है, इस कॉम्प्लेक्स एनायन में सेंट्रल एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिडाइज और टेट्राहेड्रल शेप का होगा, जबकि इस एनायन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब ये इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं आएगा। जैसे मेरे पास, मैंने एक मॉड्यूल लिया है अपनी बात को रखने के लिए, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं उठा करके इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ले आऊं ऐसे, तो आप ये देखोगे कि 2 बॉन्ड इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, एक आपकी तरफ निकला हुआ है, एक अंदर की तरफ गया हुआ। वैसे ही यहाँ सेंट्रल में एल्युमिनियम रखा होगा, 2 हाइड्रोजन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में होंगे, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा, जबकि एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। एक लड़के ने पूछा कि सर एक बात बताओ, अगर मैं इस एनायनिक पार्ट के डाइपोल मोमेंट की बात कर लूं, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की बात कर लूं, तो मैंने कहा वो तो 0 आएगा। यानी ये एनायन कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, नॉन प्लेनर प्लस नॉन पोलर, और ये चारों एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी, और इसके पीछे जो फैक्टर जिम्मेदार होगा उसको आप कहोगे रेजोनेंस। क्लियर है मेरी बात? एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात कि हर एक एल्युमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल बड़ी बॉन्ड लेंथ का होता है, ये
नतीजा एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्राइड आयन दे सकता है? सामने वाले स्पीसीज को रिड्यूस करने के लिए 4 दे सकता है, मैक्सिमम 4 हाइड्राइड आयन आपको मिल सकते हैं। चलेगा। अब हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो चलो बात को हम देखेंगे अब कि सबसे पहले हम LiLH4 कैसे बनाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन जब लिथियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, जो कि पेस्ट के फॉर्म में लिया जाता है, LiLH4 बनता है। चलेगा। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जबकि बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका लिथियम क्लोराइड बनेगा। एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली, एनहाइड्रस विदाउट वाटर, विदाउट मॉइस्चर। क्यों? वाटर रहेगा तो क्या दिक्कत होगा? वाटर रहेगा तो ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करने की जगह वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हम लोग यहाँ वाटर को अवॉइड करते हैं। एक बात। दूसरी बात, चलो मैं यहाँ दिखा भी दे रहा हूँ कि LiLH4 अगर बन भी गया और तब भी अगर वाटर या मॉइस्चर या आप वाटर ले करके चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो जाता है और लिथियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। चल जाएगा। इसलिए हम LiLH4 को वाटर में नहीं लेते हैं या मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर में लेते हैं। तो फिर इसको रखेंगे काहे में? हम इसको रखने के लिए नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईथर हो गया या टेट्राहाइड्रोफ्लोरिन हो गया। दोनों को खासियत ये होती है कि ये दोनों भारी होते हैं, एयर से ज़्यादा भारी होते हैं। नतीजा ये कंटेनर में नीचे की तरफ बैठेंगे और मॉइस्चर जो होगा वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये LiLH4 इसके अंदर पूरी तरीके से सॉल्युबल होकर के क्या मेंटेन करता है? होमोजेनिसिटी मेंटेन करता है, इक्वल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। ठीक। अब LiLH4 का काम करने का तरीका क्या है? तो चलो एक कंपाउंड लेकर के पोलर कोवलेंट मल्टीपल बॉन्ड को इसके द्वारा रिड्यूस कराते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को LiLH4 के साथ लेंगे तो LiLH4 एक बहुत अच्छा हाइड्राइड आयन डोनर होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको लिखने का तरीका बदल देते हैं। भाई हाइड्राइड आयन देना है तो हमने हाइड्रोजन लिख लिया, फिर जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है जो नहीं काम का है उसको लिख लिया। अब इस H को, जो कि हाइड्राइड आयन की शक्ल में आता है, इसका अटैक हमने इसके ऊपर कार्बोनिल सेंटर के ऊपर करा दिया, क्योंकि कार्बोनिल सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या है आपका पार्शियल नेगेटिव। तो ये इस सेंटर पर अटैक करता है। जब ये इस पर अटैक करेगा तो बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा। ये H- इस पर जाकर के जुड़ जाएगा और जुड़ करके ये हाइड्राइड आयन बनाएगा। यहाँ मौजूद ये नेगेटिव चार्ज इस सेंटर के द्वारा क्या किया जाएगा? आपका पोलराइज किया जाएगा। और जब ये सेंटर के द्वारा पोलराइज किया जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है COAlH3 लिथियम प्लस अट्रैक्ट करता है ये कॉम्प्लेक्स। तो ये तो पहला मोल आकर के इसके साथ जुड़ा, लेकिन आपको मैंने कहा था कि एक मोल LiLH4 4 हाइड्राइड आयन दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर रीजेंट का एक मोल लेंगे तो सबस्ट्रेट के हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे? 4। एक मोल पर तुमने जोड़ के बनाया, 3 मोल और ले आओ। तो जब तुम 3 मोल ले आओगे तो ये तीनों हाइड्राइड आयन इस तीनों कार्बोनिल कार्बन पर जाकर के ऐड होगा और ये टेट्राहेड्रल टेट्रावैलेंट एल्यूमिनेट आयन देगा। ऐसे बोलो भाई, ये बना। और इस बात को यहाँ ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ रही है वो कहाँ से आ रही है? LiLH4 से आ रही है। अब इसका जो सेकंड स्टेप आता है, हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। कोई एसिड ले लें, वाटर के साथ में एसिडिफिकेशन करा दें, एसिड ट्रीटमेंट करा दें। तो ऐसी स्थिति में ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनता है। और अब इस ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ती है वो कहाँ से आ रही है? मीडियम से। जबकि इस कार्बोनिल कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ रही है वो कहाँ से आ रही है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आ रही है, हाइड्राइड आयन डोनर से आ रही है। चलेगा? चलिए, तो एक रिएक्शन को लेते हैं और लेकर के ये चीज हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से निकल करके आ रहा है। तो एक बात बताओ, जब आप हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लोगे, सपोज करो हमने ये एथिल मेथिल कीटोन लिया
और आपने LiLH4 में हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम ले लिया, तो अब यहाँ से जो कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा वो ड्यूटेराइड आयन होगा। ये जब इस पर अटैक करेगा तो हम यहाँ पर पहले स्टेप में इसको दिखा देंगे, ठीक है जी। और अब अगले स्टेप में जब आप एसिडिफिकेशन कराने आ रहे हो तो सॉल्वेंट से तुमको क्या मिलेगा, H+ आयन, जो इस जगह पे आप दिखा दो, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा चीज कहां से आ रहा है। चलेगा, जेई में पूछा भी गया है। इसी तरीके से इसी एथिल मेथिल कीटोन को हम LiLH4 इन ईथर में लें और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस में बजाय सिंपल वाटर यूज करने के हैवी वाटर यूज करेंगे। तो अब यहां से कौन अटैक करेगा, हाइड्राइड आयन, बोलो। और जब हाइड्राइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा तो बनने वाली स्पीसीज होगी ये अल्कोक्साइड। अब अगले स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हो तो तुमने हैवी वाटर लिया है, तो यहाँ H+ की जगह पे क्या मौजूद होगा, ड्यूटेरियम, और ये जब इस पे अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट यूं बनेगा। और ये सारी बातें कैसे हम यहाँ पे इसको जोड़ रहे हैं, कैसे हम इसको यहाँ जोड़ रहे हैं, इसकी डिटेल मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी टॉपिक में क्या किया हुआ है आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, चल जाएगा, कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में कार्बोनिल ग्रुप को जो है LiLH4 के द्वारा रिड्यूस किया जाता है। तो थोड़ा अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, कार्बोनिल ग्रुप से हमारा मतलब एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव मुख्य रूप से रिड्यूस किए जाते हैं, साइनाइड वगैरह भी रिड्यूस किया जाता है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी फॉर रिडक्शन ऑफ LiLH4 टू कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस कैरेक्टर के, कार्बोनिल कैरेक्टर के। चलेगा जी। और कार्बोनिल कैरेक्टर तो तुम जानते ही हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और इनवर्सली है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के इनवर्सली। पढ़ भी रखा है आपने कि नॉन कॉन्जुगेट सेंटर है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर हम लोग नॉन कॉन्जुगेट सेंटर पर क्या लगाते हैं, बोलो भाई, -I हाइड्रोजन +I। और अगर यही कॉन्जुगेट सिस्टम होगा तब फॉर कॉन्जुगेट सिस्टम, बोलो बाल को, तो आपने कहा है -I पर कॉन्जुगेशन, खाली -I, हाइड्रोजन +I पर कॉन्जुगेशन, -I+R और लास्ट में है +I+R। तो इनकी सहायता से हम क्या तय करते हैं, रिएक्टिविटी को तय करते हैं, कार्बोनिल कैरेक्टर को तय करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को तय करते हैं। और ये कहते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतनी आसानी से रिड्यूस किया जाएगा, किसके द्वारा, LiLH4 के द्वारा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिडक्शन की बात करें, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो आप कहोगे सबसे तगड़ा किसका होगा, एल्डिहाइड का, फिर किसका होगा, कीटोन का, तब फिर किसका होगा, एसिड हैलाइड का, तब फिर एस्टर का, तब फिर एमाइड का, और सबसे कम अगर किसी का होगा तो किसका बाल को, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर तुम एसिड को LiLH4 के द्वारा डायरेक्ट रिड्यूस करोगे तो नहीं होगा। कैसे, आप देखिए,
अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को LiLH4 के साथ लेकर के चलो, यू नो वेरी वेल कि LiLH4 H- आयन देता है जो कि बेस का काम करता है। ये किसका काम करेगा? एसिड का काम करेगा। यानी कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर? न्यूट्रलाइजेशन। बोलो। तो ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा और साथ में कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। डायरेक्ट एसिड को LiLH4 के द्वारा रिड्यूस नहीं कराया जाता। तब हाँ, एक चीज और रखना है कि ये जो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है LiLH4 की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो ये ट्रेंड तुमको याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, तब एसिड हैलाइड, एस्टर, एमाइड और फिर क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। चलेगा? तो हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि क्यों एसिड डायरेक्टली LiLH4 के द्वारा रिड्यूस नहीं किया जाता। तो इसके पीछे रीजन हमने दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, इस वजह से ये डायरेक्टली रिड्यूस नहीं होगा। तो फिर आप इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? हम इनडायरेक्ट रिडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा करके एस्टर बना लेते हैं। और एस्टर इज ए वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर द रिडक्शन ऑफ LiLH4, फॉर द रिडक्शन बाय LiLH4। एस्टर जो बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, टेट्राहेड्रल एनायन इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल एनायन इंटरमीडिएट, इसके द्वारा ये रिएक्शन होती है और ये अल्कोहल एस्टर में बदल जाता है, लाइक दैट, ऐसे। साथ में वाटर बनता है। हमने आपने फैक्टर लेवाइल मेथड, रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक मेथड से भी प्रूव किया है कि अगर ये 16 वाली ऑक्सीजन है और ये 18 वाली है तो एस्टर में 18 वाली दिखती है और वाटर में कौन सी जाती है? 16 वाली, जो किस मैकेनिज्म को प्रूव करता है? न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन वाया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। खैर, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों डायरेक्ट एसिड को LiLH4 के द्वारा रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो मैंने बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो अगर तुम्हें एसिड को रिड्यूस करना है तो तुम पहले एसिड को किस में बदल लो? एस्टर में बदल लो और फिर इस एस्टर को LiLH4 से ट्रीटमेंट दो। LiLH4 इन ईथर, इसको आप कन्वर्ट करो। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो फिर वही बात, ये यहाँ हाइड्राइड आयन देगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये अल्कोक्साइड आयन में तब्दील हो जाएगा, ऐसे। ये अल्कोक्साइड आयन में तब्दील होगा, sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, ये बात तय हुई थी। और जब ये अपना कार्बोनिल कैरेक्टर मेंटेन करेगा तो ये ग्रुप यहाँ से बाहर, और ये जो ग्रुप बाहर आया है ये एसिडिक मीडियम में वाटर से H आयन लेकर के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो एस्टर है अब आपका किस में बदल गया? एल्डिहाइड। जो ये एल्डिहाइड बना, अभी भी LiLH4 3 हाइड्राइड आयन रखे, एक ही इसने खर्च किया, तो फर्दर LiLH4 का सेम मॉलिक्यूल अगला हाइड्राइड आयन देगा और जब ये हाइड्राइड आयन देगा, ये हाइड्राइड आयन देगा, तो ऐसी स्थिति में ये करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड आयन बनेगा, ऐसे, जो कि एसिडिफिकेशन पर, एसिड ट्रीटमेंट पर, स्ट्रॉन्ग एसिड ट्रीटमेंट पर करस्पॉन्डिंग किस में बदल जाएगा? आपका अल्कोहल में बदल जाएगा। कहने का मतलब कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को LiLH4 के द्वारा रिड्यूस करेंगे तो डायरेक्ट रिडक्शन नहीं होगा, पहले मुझे एसिड को एस्टर में बदलना पड़ेगा और फिर एस्टर को LiLH4 से रिड्यूस करेंगे, जिसमें कि 2 टाइप के अल्कोहल हमको मिल जाएंगे। क्लियर है? कर लेंगे इसको, ठीक। तो हम लोग करते क्या है कि पहले एक शॉर्ट फिगर बना लेते हैं कि पर्टिकुलर LiLH4 किस फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है।
और फिर हम मैकेनिज्म वाइज इसको देख लेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट करता है। तो बल को हम लोग कुछ जो है फंक्शनल ग्रुप और उस पर LiLH4 का क्या एक्शन है उसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और फिर इन सभी को मैकेनिज्म वाइज देखेंगे कि कैसे इनको इसमें कन्वर्ट करता है। तो ध्यान से देखिए, ये पूरी ट्रिक तुम्हारे केवल इस कंसेप्ट पे ही आधारित है कि सबसे पहले ये किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन को, फिर नहीं मिला तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, उसमें आप हैलाइड ले सकते हैं, एस्टर ले सकते हैं, एमाइड ले सकते हैं, साइनाइड, नाइट्रोसो, इन सब ग्रुप को लिया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखो, एल्डिहाइड को ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कीटोन अगर है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डायरेक्ट कन्वर्जन बड़ा ही पुअर है, एस्टर में बदल करके करेंगे तो ये वाला पोर्शन प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा, और डायरेक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन की यील्ड बड़ी कम होती है। खैर, चौथा एस्टर है, तो एस्टर में दो प्रकार के अल्कोहल बनते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्केल ग्रुप भी अल्कोहल बनाता है और कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ एल्केल ग्रुप भी अल्कोहल बनाता है, और दोनों प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। एसिड हैलाइड है तो वो भी तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल ही देता है। हाँ, यहाँ पर अगर हम ईथर लेकर के चलते हैं, खासतौर से साइक्लिक ईथर या ऑक्सीजन वगैरह, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा किस पाथवे से, SN2 पाथवे से। तो जब ये SN2 पाथवे से देगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा, और माइनर प्रोडक्ट के रूप में आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये माइनर है, ये सेकेंडरी अल्कोहल मेजर। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड आयन आपका लेस हिंडर्ड सेंटर पर अटैक करेगा, और जब हाइड्राइड आयन लेस हिंडर सेंटर पर अटैक करेगा तो एल्कोक्साइड आयन सेकेंडरी कार्बन पर बनेगा, जो वाटर से H+ आयन लेने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो मेजर ही बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल मेजर बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये नीट और एम्स दोनों में पूछा जा चुका है। इसी तरीके से अगर हम साइनाइड लेकर के चल रहे हैं तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। अगर तुम बहुत ही लो टेम्परेचर पे कराते हो तो हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे कराते हो तो हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एमीन मिलता है। चलेगा, प्राइमरी एमीन मिलता है। इसी तरीके से अगर नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप को ये प्राइमरी एमीन में बदलेगा। कब? जबकि ये एल्किल है तब। लेकिन अगर ये कॉन्जुगेटेड है, बेंजीन रिंग के साथ में है, एरिल ग्रुप के साथ में है, तो ऐसी स्थिति में एमीन नहीं बनती, ऐसी स्थिति में एजो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? एजो कंपाउंड। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जेई में पूछा जा चुका है। इसी तरीके से अगर हम आइसोसाइनेट लेकर के चलें तो ये इसे सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट करता है। अगर हम एल्किल हैलाइड या एल्लाइड लें तो एल्किल हैलाइड को ये एल्केन में कन्वर्ट करता है बाय SN2 मैकेनिज्म ऑन एल्काइल कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। जबकि अगर हम यही एरिलाइड लेकर के चलें तो ये LiLH4 SN1 पाथवे के द्वारा, या आप कह सकते हो SN2 पाथवे के द्वारा किस में कन्वर्ट करेगा? बेंजीन में कन्वर्ट करेगा। अगर हम एमाइड लेकर के चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट होता है। और अगर एक लास्ट लिख लीजिए आप कि अगर हम लोग यहां सेकेंडरी एमाइड लेकर के चले लाइक दैट, अगर हम सेकेंडरी एमाइड लेकर के चलें तो इसको ये RCH2NH R में कन्वर्ट करता है। चलेगा, दैट इज क्या आपका सेकेंडरी एमीन बनेगा। तो ये हमने बेसिक दे दिया जो कि आप नीट लेवल पर या आप कह सकते हैं बेसिक एग्जाम के लेवल पे चला सकते हैं, लेकिन ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस के क्वेश्चंस नहीं बनवाएगी। एडवांस के क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक कन्वर्जन की मैकेनिज्म को भी देखना होगा।
तो चलिए अब हम लोग इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं, इसको मैकेनिज्म के लेवल पे डील करते हैं। चलिए तो हम लोग जो है सबसे पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। अब अगर हम एक एल्डिहाइड लें, सिंपल एल्डिहाइड लें, प्रोपेनल्डिहाइड हमने ले लिया या प्रोपेनल ले लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन करा, तो ये बताओ यहाँ से हमको क्या मिलेगा? हाइड्राइड अटैक करेगा और इस हाइड्रोनियम आयन से हमको क्या मिलेगा? एच जो यहाँ अटैक करेगा। तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 COH, H और यहाँ पर क्या आपका H, दैट इज कौन सा अल्कोहल बना? प्राइमरी अल्कोहल, सिंपल सा है। इसी तरीके से अगर हम प्रोटेनल्डिहाइड ले लें तो यहाँ तुम्हें संभल जाना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि ये तो पोलर ग्रुप है तो ये तो रिड्यूस होगा, लेकिन ये नॉन पोलर है, यानी सेम कार्बन कार्बन एटम के बीच में बना है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये आइसोलेटेड है। तो अगर आइसोलेटेड है तो ये रिड्यूस नहीं होगा, और जब ये रिड्यूस नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट ऐसे दिखाई पड़ेगा, CH2 CH2 CH H OH। चलिए यहीं पर अगर हम सिनेमल्डिहाइड ले लें, सिनेमल्डिहाइड ले लें और उसको LH4 इन ईथर और अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन कराएं, तो ये तो पोलर बॉन्ड है तो रिड्यूस होगा, साथ में ये कॉन्जुगेशन में है, और जब ये कॉन्जुगेशन में है तो ये भी रिड्यूस होगा, यानी अब ये दोनों ग्रुप रिड्यूस होंगे, और जब दोनों ग्रुप रिड्यूस होंगे तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर CH2 क्या आपका OH। ध्यान रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए, एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, और मैकेनिज्म वही है जो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। अच्छा, यहीं पर अगर मैं एस्टर ले लूं तो एस्टर ले लूं तो अब ये भी फंक्शनल ग्रुप पोलर होने की वजह से, ये फंक्शनल ग्रुप कॉन्जुगेटेड होने की वजह से ये दोनों ही रिड्यूस होंगे, और जब दोनों रिड्यूस होंगे तो ये बताओ एस्टर रिड्यूस करते थे तो कार्बोनिल वाला पोर्शन एक तरफ और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप एक तरफ, ये दोनों ही अल्कोहल में जाता था कि नहीं? चलो भाई, तो ये पोर्शन तो अलग हो जाएगा, इसलिए बनेगा इथाइल अल्कोहल, और ये पोर्शन पूरा एक साथ रहेगा, इसलिए इसका रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH2 CH2OH। क्लियर है मेरी बात? अब आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट, इथाइल एस्टो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, इसका रिडक्शन कराना है। तब तो भाई ये भी पोलर और ये भी पोलर चलेगा, लेकिन जब हम इसका रिडक्शन कराते थे तो ये दो पार्ट में आ जाता था, एक पार्ट आपका बनेगा किसका मॉलिक्यूल? इथिल अल्कोहल का, और जो ये पोर्शन है इसमें ये वाला किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी अल्कोहल में। याद आया? ये CH2 और ये वाला पोर्शन भी कन्वर्ट हो गया CH2OH। कर लोगे? साइक्लिक कीटोन लिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है, साइक्लिक कीटोन में ये एक्टिव होगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो ऐसे बनेगा, ये वाला पोर्शन अल्कोहल में और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका? हाइड्रोजन। तो आप कार्बोनिल कंपाउंड को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं इस बात को देख ले रहे हैं। बोलो भाई, अब हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। ठीक है जी। चलिए तो हम लोग इन रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमने ये एसिड लिया हुआ है, इस एसिड को अगर हम LiLH4 के द्वारा रिड्यूस कराएं तो क्या प्रोडक्ट बने। तो एक बात बताओ भाई, LiLH4 है, रिएक्शन की एफिशिएंसी पुअर होती लेकिन मैकेनिज्म तो कॉमन है। सबसे पहले ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा किसमें कन्वर्ट होगा? आपका
करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा आपका अल्कोहल में। तो भाई सबसे पहले हाइड्राइड आयन देगा, ये यहाँ अटैक किया, कार्बोनिल कैरेक्टर बाहर आया, तो पहले स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। लेकिन आप जानते हो कि LiLH4 का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्राइड आयन दे सकता है, तो 4 हाइड्राइड आयन दे सकता है, तो अभी हाइड्राइड आयन हमारे पास और मौजूद है, तो जब ये अटैक करेगा तो अब इसको ये करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा ऐसे, और ये एल्कोक्साइड आयन अगले स्टेप में जो एसिडिफिकेशन है, एसिड ट्रीटमेंट है, उसके द्वारा ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बदल दिया जाएगा। क्लियर है हमारी बात। तो जो भी एसिड ग्रुप है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, आपका रिड्यूस होगा। चलेगा। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा रिएक्शन लें जिसमें कि हमने क्रोटोनिक एसिड लिया हुआ, तो क्रोटोनिक एसिड को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो ग्रुप मौजूद हैं, एक कार्बोक्सिलिक और दूसरा कौन सा आपका आइसोलेटेड पाई बॉन्ड। ये तो मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ ये कार्बोक्सिलिक वाला रिड्यूस होगा और ये आइसोलेटेड वाला रिड्यूस नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो आपने कार्बोक्सिलिक का प्रोडक्ट तो ऊपर बना ही लिया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH नहीं रिड्यूस हुआ, और ये प्राइमरी अल्कोहल वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो कर लोगे। लेकिन अगर मैं यही सिनेमिक एसिड ले लूं तो समझना ये भी रिड्यूस होगा, और अब ये मल्टीपल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड अब आइसोलेटेड नहीं है, ये इस बेंजीन रिंग के साथ किसमें है, आपका कॉन्जुगेशन में। तो इस वजह से ये दोनों रिड्यूस होंगे, और जब ये दोनों रिड्यूस होंगे तो ऐसी स्थिति में इसका प्रोडक्ट ऐसे बने। बोलो भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम एसिड हैलाइड में आते हैं। एसिड हैलाइड बाकी डेरिवेटिव की तरीके ही रिएक्शन देगा, बाकी डेरिवेटिव के तरीके ही रिएक्शन देगा। सबसे पहले ये जो एसाइल हैलाइड है, ये LiLH4 के द्वारा मिले हुए हाइड्राइड आयन से एल्कोक्साइड आयन को बनाएगा, जो कि अनस्टेबल होता है। किस रिएक्शन के थ्रू जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। ये तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होता है, और जब ये कार्बोनिल ग्रुप रिटेन करेगा तो क्लोराइड आयन को बाहर कर देगा, यानी बनेगा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। पर आप जानते हैं कि अभी भी LiLH4 4 हाइड्राइड आयन देता है, अभी भी मौजूद है, और अगर ये मौजूद है तो इसके द्वारा दिया गया हाइड्राइड आयन ये इस पर अटैक करेगा और ये इसे करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड आयन में बदल देगा। पर इंपॉर्टेंट बात, ये एल्कोक्साइड और इस एल्कोक्साइड में अंतर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का है और ये एल्डिहाइड का है। तो ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा, और जब ये स्टेबल होगा तो मीडियम से H+ आयन ले करके ये करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में बदल जाएगा। तो हम लोग याद रखते हैं कि अगर हम एसाइल हैलाइड लेकर के चल रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल होगा। चलेगा। इन द सेम फैशन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव लेकर के चलें तो सिमिलर मैकेनिज्म जाती है। पहले एसाइल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड, भाई जब आप यहाँ पर LiLH4 लेकर के चलोगे, सपोज करो हम यहाँ एल्किल ग्रुप को ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा दे रहे, ये तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब लोगे तो इसके द्वारा दिया गया हाइड्राइड आयन यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी
और जब ये रिएक्शन होगी तो बॉन्ड इधर टूटेगा और जब ये कार्बोनिल कैरेक्टर मेंटेन करेगा तो ये इधर से बाहर। कहने का मतलब कि एक मॉलिक्यूल बनेगा एल्डिहाइड का और दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोक्साइड कार्बोक्सिलेट एनायन मीडियम में मौजूद H+ आयन से एसिड में बदल जाएगा। ये एसिड में बदल जाएगा। अब जो ये एल्डिहाइड है ये फर्दर हाइड्राइड आयन रखा होगा LiLH4 से मिलने वाला, तो इसके ऊपर अटैक करेगा और जब ये अटैक करेगा तो ऐसी स्थिति में ये स्टेबल एल्कोक्साइड आयन बनाएगा जो कि वाटर से H+ आयन लेकर के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बदलेगा। सिमिलरली ये जो एसिड आप देख रहे हैं ये भी LiLH4 के द्वारा मिलने वाले हाइड्राइड आयन से अटैक होगा। ये अपना एल्कोक्साइड एनायन बनाएगा और जब ये अपना कार्बोनिल कैरेक्टर मेंटेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, ये करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। और जब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो फिर मौजूद LiLH4 से मिलने वाले हाइड्राइड आयन के द्वारा करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड आयन में बदलेगा और ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये वाटर से H+ आयन लेकर के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में आ जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि एनहाइड्राइड के दोनों ही पोर्शन प्राइमरी अल्कोहल में चले जाएंगे, दोनों ही पोर्शन प्राइमरी अल्कोहल में चले जाएंगे और रिएक्शन इसी मैकेनिज्म को क्या करेगा, आपका फॉलो करेगा। तो अब अगर ये बात आपके दिमाग में क्लियर है, यहां तक ये बात क्लियर है अगर, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस एनहाइड्राइड को करस्पॉन्डिंग 2 मोल अल्कोहल में बदल देंगे और मैकेनिज्म मैंने आपको क्लियर कर दी है और दोनों मोल प्राइमरी अल्कोहल के बनेंगे। क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं कि ये एमाइड को कैसे रिड्यूस करता है। एमाइड को कैसे रिड्यूस करता है इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा देखें। तो जब आप किसी एमाइड को लेकर के चलते हैं LiLH4 के साथ में, तो ये वही हाइड्राइड आयन देगा और ये हाइड्राइड आयन कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करता है। अटैक करके ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा ऐसे। लेकिन एक बात यहां समझने वाली होती है कि जो नाइट्रोजन है ये बेटर डोनेटिंग ग्रुप होता है जो कि लोन पेयर रखता है। अब ये जब लोन पेयर इसको डोनेट करता है तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर, और जब लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर होता है तो ऐसी स्थिति में ये कन्वर्ट होता है RC डबल बॉन्ड NH2 और H। चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो कि अभी भी एसिडिक मीडियम मौजूद है, एसिडिफिकेशन मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड यहाँ से दोबारा क्लीव करता है और जब ये बॉन्ड क्लीव करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐसे, ये हाइड्रोजन यहाँ आकर के ऐसे जुड़ता है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज द प्राइमरी एमाइड। याद रहे, अगर तुम प्राइमरी एमाइड लेके चल रहे हो तो प्राइमरी एमीन बनता है, अगर तुम सेकेंडरी एमाइड लेकर के चल रहे हो तो सेकेंडरी एमीन बनता है, अगर तुम टर्शरी एमाइड लेकर के चल रहे हो तो ध्यान देना यहाँ पर टर्शरी एमीन बनता है। क्लियर है मेरी बात? बोलो कर लोगे? कोई दिक्कत? ऐसे ही और भी पोर्शन है, लेकिन अगर आप इतना जानते हैं तो लगभग मोस्टली रिएक्शन आप क्या कर लेंगे, आपका हैंडल कर लेंगे। तो खैर ये एक पोर्शन रहा, हम लोग अगले पोर्शन पे आते हैं।
चलिए भाई, तो हम लोग अगले पोर्शन पे आते हैं, रिडक्शन ऑफ हैलाइड की बात करते हैं। तो अगर तुम एल्किल या एरिलाइड ले लो तो LiLH4 के द्वारा ये आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे? अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना है तो हम अगर एथिल ब्रोमाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ले रहे हैं तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है, और जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर है तो न्यूक्लियोफिलिक एल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगा। किस ऑर्डर से? SN2, या किस ऑर्डर से? सेकेंड ऑर्डर से। तो इसमें ये हाइड्राइड आयन बैक साइड अटैक करेगा, और बैक साइड अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप क्या यहाँ से बाहर, यानी बनने वाला प्रोडक्ट हमारा एल्केन होगा। अगर ये काइरल सेंटर पर हुआ तो इन्वर्जन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। मतलब अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन वाला है तो ये S वाला बनेगा, S वाला है तो R वाला बनेगा। क्लियर है हमारी बात? अब अगर हम लोग आए एरिलाइड लेकर के चलते हैं, तो एरिलाइड लेकर के चलते हो तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, लेकिन अगर तुम LiLH4 लेकर के चलोगे तो थोड़े एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये न्यूक्लियोफिलिक एराइल सब्स्टिट्यूशन देगा, और वो भी किस ऑर्डर की काइनेटिक्स के साथ? आपका सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स के साथ। ये इस पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर, और बनने वाला प्रोडक्ट तुम्हारा बेंजीन होगा। ये ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग आते हैं इपॉक्साइड्स की बात कर लें, साइक्लिक ईथर की बात कर लें, ऑक्सीडेंस के साथ रिएक्शन की बात कर लें। तो इसकी मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही क्लियर है। ऑक्सीडेन बड़े ही स्ट्रेन मॉलिक्यूल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, साइक्लिक एंगल स्ट्रेन बड़ा ही ज़्यादा इनके अंदर होता है। तो जब आप LiLH4 का मॉलिक्यूल लोगे तो ये हाइड्राइड आयन देगा, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये SN2 पाथवे पे जाता है, यानी ये बैक साइड अटैक उस कार्बन पे करेगा जो लेस हिंडर्ड, ध्यान दीजिएगा, लेस हिंडर्ड हो, तभी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, क्योंकि रिएक्शन किस ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है? SN2 को फॉलो कर रही है। तो लेस हिंडर्ड सेंटर पर अटैक करेगा, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, यानी बनने वाला प्रोडक्ट कुछ यूं रहा, कुछ यूं रहा। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है, ये मीडियम को एसिडिफिकेशन करते समय, H+ आयन को करते समय ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो आप देख रहे हैं कि आपका मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एक ने कहा सर प्राइमरी अल्कोहल, मैंने कहा माइनर होगा। माइनर इसलिए होगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर ये अटैक कम करेगा। भाई SN2 ना है, ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होगी तो ये अटैक ही कम करेगा वहाँ पे। तो इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल माइनर प्रोडक्ट होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो अब हम लोग इसके लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, एजाइड्स, ऑक्सीन्स और नाइट्राइल्स, मतलब साइनाइड की बात हो रही है। तो इन सब की खास बात ये है कि सब के सब करीब करीब क्या देंगे? आपका एमीन्स देंगे, प्राइमरी एमीन स्ट्रक्चर देंगे। जैसे हमने ये आपका नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन ले लिया, तो ये जब रिड्यूस होगा तो ये करस्पॉन्डिंग एमीन में आएगा। लेकिन जरा संभलना, थोड़ा ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये एमीन नहीं देगा, बस केवल एक यही एमीन नहीं देगा। तो अगर ये एमीन नहीं देगा तो ये क्या देता है? ये एजो कंपाउंड देता है, ऐसे ये एजो कंपाउंड देता है, डाइफिनाइल, एजो डाइफिनाइल आप कह सकते हैं। तो एजो कंपाउंड देता है। यही अगर हम 2 डिग्री आप लेकर के चलेंगे नाइट्रो, तो ये एमीन देगा, और ये एमीन प्राइमरी होती है लेकिन सेकेंडरी कार्बन पर। आपने ये एजाइड ले रखा है, ये भी आपका एमीन ही देगा, दैट इज द प्राइमरी। आपने ये ऑक्सीन ले रखा है,
लेकिन ये भी आपका क्या देगा, एमीन ही देगा। अब आपने नाइट्राइल लिया है एक -55 डिग्री पर और दूसरा रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर, वही LiLH4 और एसिडिफिकेशन है आपका। तो याद रहे -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्राइल जो है वो एल्डिहाइड देता है, मैंने ये बात पीछे भी बताई थी। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो यही प्राइमरी एमीन देगा। बोलो भाई। बाकी तो इसका मेन यूज आप जब रोड मैप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, IIT की, नीट की, एम्स की, BHU की या फिर ओलंपियाड की, तो आपको इसका यूज दिखाई पड़ेगा। बाकी ये हर चैप्टर में प्रिपरेशन के रूप में, कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए, चीज़ों को अपने दिमाग में मेमोराइज करिए और फिर इसके क्वेश्चन के सफर पर निकल जाइए। जो क्वेश्चन ना आए उसको जरूर पूछिए, चलेगा। बोलो भाई, जय हिंद।